हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हेतिन ने अपना बदला ले लिया होता है। उसने उस गद्दार चिन्हाओ को मार डाला था जिसने यहाँ हेतिन के पिता समान विलेज के चीफ के ब्लड को सक कर लिया था। लेकिन यहाँ हेतिन को विलेज के चीफ की मौत से एक बड़ा धक्का लगता है और वो इमोशनली ब्रोकन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हेतिन को विलेज के चीफ के मरने के बाद उनकी वसीयत भी मिली होती है जिसमें एक लेटर होता है। इसमें एक मैप भी होता है जो अजूरा ड्रैगन की 5 कीज का पता बताती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जियांग अब अपने बाकी सभी डिसाइपल्स को लेकर के सेक्ट वापस जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हेतिन काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होता है, इसीलिए जियांग उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। यहाँ हेतिन अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए मास्टर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। आगे वो इतना कहते हुए काफी इमोशनल हो जाता है कि वो काफी दिनों के बाद यहाँ पे अपना विलेज वापस आया था और ये देख के काफी खुश हुआ है कि यहाँ के लोग अच्छी से जिंदगी गुजार रहे हैं और अब सभी विलेजर्स उसके काफी सपोर्ट करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं कि उसका आने वाला फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। आगे वो उस विलेज के चीफ को याद करते हुए कहता है कि वो भी मुझे इसी तरह से सराहते थे और वो ही मेरी सिर्फ आखिरी फैमिली थे और जबकि वो नहीं रहे हैं तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। इस पे जियांग उसे कंसोल करते हुए कहता है कि चाहो तो तुम रो सकते हो, रोने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अब ये सुनते ही हेतिन से रहा नहीं जाता और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब एक स्टूडेंट और उसके मास्टर के बीच ये इमोशनल भरा सीन यहीं पे खत्म होता है और अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो उसी अजूरी ड्रैगन की को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इसका क्या यूज किया जा सकता है कि तभी उसकी सिस्टम यहाँ अपेयर होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कहते हुए बताती है कि होस्ट ने एक कैंगलोंग की को तो पा लिया है और जैसे ही वो 5 और कीज को सक्सेसफुली कलेक्ट कर लेगा उसका मेन मिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये मिशन उसके वापस घर जाने का है। अब जियांग जैसे ही सुनता है कि वो अपने घर वापस जा पाएगा, वो भी रियल वर्ल्ड में, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसमें सिस्टर भी उसे बताती है कि हाँ तुमने सही सुना है, अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो। तो क्या तुम इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसे एक्सेप्ट करते हो? जियांग को और क्या चाहिए होता है, वो इतनी दिनों से यही तो सोच रहा होता है कि वो अपने घर वापस जा पाए। इसीलिए यहाँ आओ देखता है ना ताओ जल्दी जल्दी से कहने लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, अभी का भी इस मिशन को शुरू करते हैं। अब आगे वे लोग सभी अपने इमॉर्टल सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। उसी फ्लाइंग शिप में तभी एक उड़ती हुई क्रेन वहाँ पे नजर आती है। उस नजारे को देख करके लाइला सोच रही होती है कितनी ब्यूटीफुल सी क्रेन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनार जो होती है वो उसे गर्दन से धर दबोचती है और कहती है कि आज वे सभी लोग रोस्टेड चिकन खाएंगे। जिसपे मोइन उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि ये कोई चिकन नहीं है बल्कि एक क्रेन है। जिसपे जिनार कहती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग आज इसी क्रेन को ही रोस्ट करेंगे और इसका स्ट्यू बनाएंगे। तभी उस क्रेन के मुंह से कुछ निकलता है और वो उड़ के चली जाती है कि तभी धर्मा टीचर उसे बताते हैं कि ये कोई मामूली क्रेन नहीं है, ये बाह्य एकेडमी द्वारा भेजे गए लेटर्स को डिलीवर करती है। अब बाह्य एकेडमी का नाम सुनकर के सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी एकेडमी है। जिसपे प्रिंस होंगजी बताने लगता है कि ये एक होली प्लेस है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के स्कॉलर्स आते हैं इस होली प्लेस में और कल्टीवेट करते हैं और सिर्फ बाह्य एकेडमी ही अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए क्रेन्स को भेजते हैं। ये उस एकेडमी का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। जिसपे जिनार कहती है कि ये कोई बात हुई, क्रेन्स डिलीवर करते हैं लेटर, ऐसा तो कभी नहीं सुना, हमेशा कबूतर ही खत पहुंचाने का काम करते हैं। जिसपे मोइन यहाँ उसकी बात को काट के कहता है कि कबूतर नहीं उल्लू भी तो खत पहुंचा सकते हैं। कि तभी जुआन उन दोनों की बात को काटते हुए कहता है कि तुम सभी नॉनसेंस बात कर रहे हो, लेटर्स को डिलीवरी करने वाला कौवा होता है। जिसपे धर्मा टीचर इन तीनों को चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम तीनों ही नॉनसेंस बातें कर रहे हो, पहले ये तो पढ़ लें कि इस लेटर में क्या लिखा है। और जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करते हैं वहाँ पे एक ऐसा जादू देखने को मिलता है जो की लेटर्स हवा में तैरती हैं और उससे एक पर्सन बाहर आता है। इसे देख करके धर्मा टीचर काफी एक्साइटेड होते हैं और सबको बताने लगते हैं कि उस बाह्य एकेडमी का कमाल का ट्रिक है कि वो लेटर में किसी के पर्सन के हॉलीग्राम को यानी कि इल्यूजन्स को भेजते हैं ताकि वो मैसेज को डिलीवर कर सके और ये इल्यूजन इतने ज्यादा रियल लगते हैं, लगता है कि कोई रियल बंदा ही सामने खड़ा है। आगे वो उस बंदे के दांत उखाड़ करके उन्हें बताते हैं कि ये देखो ये इल्यूजन कितना ज्यादा रियल लगता है। जिसपे उस बंदे को काफी दर्द होने लगता है। इस पे धर्मा टीचर उससे कहते हैं कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम मात्र एक इल्यूजन हो। जिसपे सारे डिसाइपल्स यहाँ धर्मा टीचर को बताते हैं कि आप शायद गलत सोच रहे हो, ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक रियल पर्सन लगता है। और वो दूसरा बंदा भी रोते हुए यहाँ पे धर्मा टीचर को कहता है कि ब्रदर मैं सही में एक रियल बंदा हूँ, इसका नाम फेंग होता है और ये बाह्य एकेडमी से ही आया होता है। यहाँ धर्मा टीचर अचानक से उनके यहाँ आने की वजह पूछते हैं तो एल्डर फेंग उन्हें बताते हैं कि बहुत बुरा कुछ घट चुका है, हम दोनों साथ में बाह्य एकेडमी में ही पढ़ा करते थे, लेकिन जब से तुम वहाँ से चले गए हो उस एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया है और बहुत सारे बागियों ने उसे करप्ट कर दिया।
और जिन लोगों ने इसे करप्ट किया है वो उस पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी है, जिसपे धर्मा टीचर उससे कहते हैं कि तो फिर ओल्ड डीन का क्या हुआ, वो इन सब का चार्ज ले सकते थे और ओवरऑल सिचुएशन को ठीक कर सकते थे। जिसपे एल्डर फेंग उन्हें बताते हैं कि हमारे ओल्ड डीन जो है वो क्रिटिकली इल हैं, बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। जिसपे धर्मा टीचर उसे कहते हैं क्या वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है ना। अब उनकी ये बात सुनकर के जिनार कहने लगती है कि धर्मा टीचर तो काफी पोलाइटली बात करते हैं। जिसपे एल्डर फेंग यहाँ धर्मा टीचर से कहते हैं कि तुम भी तो बुढ़े हो लेकिन अभी तक जिंदा हो ना, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि हमारे ओल्ड डीन ही मर चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो डीन है वो कोमा में जा चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और बाह्य एकेडमी का चार्ज अपने हाथों में लेना होगा ताकि तुम ओवरऑल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सको। अब आगे वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसपे धर्मा टीचर उन्हें बताते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि अब मैं इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर चुका हूँ। अब ये बात सुन करके यहाँ उनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहने लगते हैं कि धर्मा टीचर हम सभी आपके साथ हैं, कि हमारे इमोर्टल सेक्ट का तो बस यही लोगो है कि हम सारी डिफिकल्टीज को साथ में फेस करते हैं। जिस पे धर्मा टीचर कहते हैं तो फिर ठीक है, वो हेड मास्टर जियांग से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। आगे वो जियांग के पास आते हैं और सारी बात बताते हैं, जिसपे यहाँ जियांग की सिस्टम तुरंत ही उसके लिए एक टास्क रिलीज करती है कि अभी के अभी यहाँ पे जियांग को उस बाह्य एकेडमी में जाना होगा और वहाँ जो भी चल रहा है उसे एक पुट डाउन करना होगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसे एज अ रिवॉर्ड 3 1 हिट किल कार्ड्स दिए जाएंगे और साथ ही एक इमोर्टल गोल्डन बॉडी एक्सपीरियंस कार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इस टास्क को नहीं कर पाते हैं तो उसके फेलियर के पनिशमेंट के तौर पे दिन अभी जिस इमोशन कंडीशन से गुजर रहा है उसकी ये कंडीशन 30 दिनों तक लगातार बनी रहेगी। इस पे जियांग यहाँ जल्दी डिसाइड कर लेता है कि अब उनकी इस जर्नी का अगला पड़ाव बाह्य एकेडमी होगा और यहाँ जियांग के इस डिसीजन से वो दोनों एल्डर्स तो बाग हो जाते हैं। अब उसी बाह्य एकेडमी की तरफ जियांग की फ्लाइंग शिप रुक कर लेती है। यहाँ जियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये बाह्य एकेडमी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे धर्मा टीचर उसे बताते हैं कि वो भी उस बाह्य एकेडमी से ही है। लेजेंड्स का कहना होता है कि इसे संतों ने क्रिएट किया था, जिसकी हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है। तभी एल्डर फेंग उन्हें बताता है कि लेकिन आज के जनरेशन में हमारी ये जो एकेडमी है डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच चुकी है और अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए मास्टर्स की भूमिका निभा सके। जिसपे जियांग उन्हें ये कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो उस पर से जो ईवल लोगों का कब्जा है उन्हें हम उस बाह्य एकेडमी से खदेड़ फेंकेंगे। आगे वो प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस एकेडमी पे कब्जा किए लोगों पे वो अटैक करेंगे और सबसे पहले स्नीक अटैक करने का ऑर्डर वो हेतिन और मोइन को देता है और उन्हें ये भी ऑर्डर देता है कि वो अपने ओपोनेंट्स के इंटेलिजेंस पे नजर रखे और इसके आगे के मैटर को वो लीड करेंगे ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर उस बाह्य एकेडमी में किसने लीड कर रखा है। आगे वो लाइला और प्रिंस को ये ऑर्डर देते हैं कि वो दोनों इसी फ्लाइंग बोट पे ही रहेंगे और जब इमरजेंसी होगी तब वो आकर के अटैक करेंगे। और बाकी वो उन दोनों एल्डर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो सबसे पहले जाकर के डीन से मिलेंगे क्योंकि इस फाइट के दौरान उनकी हिफाजत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स जाके डीन से मिलते हैं। अब डीन भी यहाँ धर्मा एल्डर के एज के ग्रुप के होते हैं, इसलिए वो धर्मा एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि धर्मा टीचर तुम अभी तक जिंदा हो। जिसपे धर्मा टीचर उनसे कहता है कि मैं आपसे पहले कैसे मर सकता हूँ। ये सुन के डीन वहाँ पे रोने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में मुझे पहले मारना चाहते हो। और ऐसे टाइम पे जब हमारी ये बाह्य एकेडमी में चारों तरफ खलबली मची है तो इस टाइम में मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा भटकती ही रहेगी क्योंकि हमारे इस बाह्य एकेडमी में पूरी तरह से गद्दारों ने जो कब्जा कर रखा है। अब ये सुनकर के धर्मा टीचर भी रोने लगते हैं और डीन से कहने लगते हैं कि आप इतनी जल्दी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते, भले ही आपकी उम्र कई 100 साल के पार जा चुकी है। अब आगे जो डीन है वो अपनी वसीयत यहाँ सुनाने लगते हैं। एल्डर फेंग से कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी राइटिंग की स्टाइल्स लिखी हैं, लाइब्रेरी में अब तक जितने भी स्किल्स उन्होंने लिखे हैं, सब यहाँ एल्डर फेंग के हवाले वो करते हैं। इसी वक्त उस कॉन्वर्सेशन में धर्मा एल्डर कूद पड़ते हैं और डीन से पूछने लगते हैं कि आपने मेरे लिए क्या छोड़ा है। जिस पे डीन उससे कहते हैं कि मेरी एक पर्पल बम्बू फॉरेस्ट है और मेरी एक पुरानी सी झोपड़ी है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है। अब ये सुन के धर्मा टीचर वहाँ चिल्लाने लगते हैं कि डीन आप हमें इतनी जल्दी छोड़ करके नहीं जा सकते। अब आगे डीन भी ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे रूस की रूह अभी अभी निकलने ही वाली है कि तभी जांग वहाँ पे आ जाता है और अपने ऑर्गेनिक ग्रास का वहाँ पे यूज करता है ताकि वो डीन की बीमारी को दूर कर सके। अब इस स्पिरिचुअल रूट में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो डीन की लाइफ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिस पे धर्मा टीचर अब यहाँ कहते हैं कि अरे ये तो वही स्पिरिचुअल ग्रास है जिसका मैंने यूज किया था। जिस पे एल्डर फेंग उसे बताते हैं कि तुमने इसके ऊपर वाले पार्ट को यूज किया था, असली स्पिरिचुअल पावर तो इस ग्रास के रूट में होती है।
जो कि डीन ने एब्जॉर्ब कर ली है और अब उनकी लाइफ की जिंदगी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ तो डीन में इतनी ज्यादा फुर्ती आ जाती है कि वो अपने आप को जवान आदमी जैसा फील करने लगते हैं, क्योंकि उस ग्रास रूट की मदद से वो अपने अलग रिल में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। अब यहाँ सभी बैठ करके ये मीटिंग करते हैं कि किस तरह से बाह्य एकेडमी को वापस पाने के लिए उन्हें किंशान की तरफ जाना होगा। लेकिन यहाँ इन दोनों लीडर्स को ये पड़ी रहती है कि अभी अभी जो डीन ने वसीयत की थी, तो अब ये तो मरने वाले तो नहीं है, तो क्या उनकी वसीयत अभी इन दोनों को मिलेगी कि नहीं। जिसपे डीन उन दोनों से कहते हैं कि इस चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जिसमें धर्मा टीचर यहाँ डीन से कहने लगते हैं कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं। जिसपे डीन उनसे कहने लगते हैं कि तुम जैसे अनपढ़ गवारों को मैं कभी अपना राइटिंग स्टाइल विरासत में नहीं दूंगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ। अब इसी बात को लेकर के यहाँ इन तीनों में बहस जारी हो जाती है और जियांग इनके मजे ले रहा होता है। अब आगे जियांग उस बाह्य एकेडमी के बारे में पूछता है कि अभी फिलहाल एकेडमी में जो लोग हैं उनमें सिर्फ 30% लोग सिर्फ जासूसी करने के लिए वहाँ पे आए हैं। जिसपे एल्डर फेंग उन्हें बताते हैं कि 30% जासूस नहीं बल्कि सिर्फ 30% ही हमारे लोग उस बाह्य एकेडमी में हैं और बाकी के 70% है वो वही जासूस हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि ये वही ट्रेडर्स यानी कि बागी हैं। यहाँ तक कि उनके जो मास्टर जावलू हैं वो भी उन्हीं जासूसों में से एक है। अब इस पे धर्मा टीचर कहते हैं कि अब जबकि डीन पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं तो वो एक एक करके सबको वहाँ से इरेडिकेट कर देंगे। जिसपे जियांग उनसे कहता है कि वहाँ से 70% लोगों को निकालने के अलावा आप ये कर सकते हैं कि दोबारा से बाह्य एकेडमी कहीं और जाके शुरू करें। जिसपे डीन यहाँ पे कहते हैं कि हमें ये अलाउड नहीं है कि हम एकेडमी को किसी भी हाल में डिक्लाइन कर दे, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो उसे हमें आगे कंटिन्यू करना ही होगा। हालांकि हमारी संख्या नंबर्स में काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी हम कैंसर को धीरे धीरे एलिमिनेट तो कर सकते हैं। जिसपे एल्डर फैंग यहाँ पे बताते हैं कि उस बाह्य एकेडमी में सबका यही सोचना है कि हमारे डीन अब मर चुके हैं और उन्होंने इसी बात का अब तक फायदा उठाया है और अपनी मनमानी की है, और इसी खबर का फायदा हम लोग उठाएंगे। इतना इस खबर को फैला देंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मीन्स कि वो वहाँ सभी पर झांसा देंगे इस बात का कि डीन वाकई में मर चुके हैं, ताकि वो लियोर करके बागियों को कब्जे में ले सके। और उनकी इसी प्लानिंग के साथ ही गाइज ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके जेन्युइन कमेंट्स के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया है कि मेरी इस सीरीज के जो एक्सप्लेनेशन है वो बनावटी नहीं बल्कि जो डायलॉग्स होती हैं उन्हें ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपके इस मूल्यवान कमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर हाँ ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी।